नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत को उत्तराखंड में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सीएम का चेहरा घोषित करने की मांग की है। वहीं राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा का कहना है कि हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति के सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस को जरूर लाभ होगा। अगर चेहरा नहीं घोषित किया जाता तो कार्यकर्ताओं और जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। वहीं प्रदीप का कहना है कि हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरे भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री का चेहरा देर से घोषित किए जाने पर कांग्रेस को सत्ता से बाहर रहना पड़ा। ऐसे में चुनाव से पहले पार्टी को मुख्यमंत्री का चेहरा जरूर घोषित होना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से भी प्रदेश प्रभारी से भी आग्रह है, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा भी, हम सब मिलेंगे कि इस राज्य में कांग्रेस की एक बड़े वर्ग की भावना है। विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, संगठन है, मेरे जैसा एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता भी है। उनको हमारी इस भावना को राष्ट्रीय नेतृत्व के समय रखना चाहिए। हमारा एक ही भाव है कि अगर 22 में आप हरीश रावत जी को चेहरा बनाते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं, तो पार्टी के लिए हितकारी होगा। और हमने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी हो, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व का कोई दूसरा सोच है हम उसके साथ भी खड़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, जिससे कि कार्यकर्ताओं में भी और राज्य की जनता को भी, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 5-6 सालों में इस प्रश्न पर चुनाव लड़े हैं और इस समय उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस ही नहीं, अक्रॉस तमाम राजनीतिक दलों के बीच में हरीश रावत जी के से बड़ा कद कोई नहीं है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पर्वतीय समाज के लोगों ने दिनेशपुर में महत्वपूर्ण त्योहार उत्तरायणी का आयोजन किया। इस अवसर पर कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर लोगों ने लोक नृत्य कर इस त्योहार को मनाया। वहीं आयोजित त्योहार में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे भी मुख्य रूप से मौजूद थे। आपको बता दें कि मकर संक्रांति को कुमाऊं से उत्तरायणी व गढ़वाल मंडल में मकरेनी नाम से भी जाना जाता है। वहीं सोर चक्कर में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर चलता है, इसलिए इसे उत्तरायणी कहा जाता है। लोक जनमानस के लिए उत्तरायणी ऋतु त्योहार है, जो खुद में नदियों के संरक्षण का संदेश समेटे हुए है। हमारी पहाड़ी संस्कृति है ये, हम पहाड़ियों की, इसमें दान पुण्य जो भी करते, पूजा पाठ, ये मार्ग से सब लोग होता है। हमारे पहाड़ी जहाँ तक है, जहाँ है विदेशों में भी है, ये पहाड़ की बहुत बहुत धन्यवाद, उसको सारे मनाते रहे। 3 वर्षों से यहाँ पर पर्वतीय समाज को इकट्ठा करने के लिए हम इस त्यौहार को मना रहे हैं। इस वर्ष हमारा 4था वर्ष था, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर पर्वतीय महिलाओं द्वारा एक कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जो हमारे दुर्गा मंदिर 3 नंबर वार्ड से लेके हरि मंदिर दिनेशपुर तक हम यहाँ पर कर रहे हैं, और फिर वापसी यहीं से वार्ड नंबर 3 दिनेशपुर अपने दुर्गा मंदिर तक जाएंगे और वहाँ पर प्रसाद वितरण होगा। और ये एक हम पर्वतीय समाज को यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, और ये हमारा एक लोक पर्व है, जिसे हम पूरे पर्वतीय समाज बहुत ही धूमधाम और बहुत अच्छे से मनाते हैं, और हम आशा करते हैं कि आगे भी हम इस पर्व को ऐसे ही मनाते रहेंगे। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर सुबह 4 बजे से पहले ही श्रद्धालु हर की पौड़ी पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। वहीं मकर संक्रांति के स्नान को लेकर प्रशासन द्वारा बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की उत्तराखंड से लगे बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बॉर्डर पर रैंडम जांच के इंतजाम भी किए गए थे। वहीं थर्मल स्क्रीनिंग में यदि कोई संदिग्ध पाया गया तो उसे उसका रैंडम कोरोना जांच किया जाएगा। वहीं प्रशासन की ओर से हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था भी की गई।
ये मकर संक्रांति का पर्व है। यहाँ पे कहा जाता है कि ऋषि मुनि जो है ना पहले 3000 वर्ष तपस्या किए थे, जिसका एक बूंद मात्र यहाँ पे अमृत का बूंद गिरा है। यहाँ पे लोगों का आस्था बहुत ही गहरी जुड़ा हुआ, और ख़ास करके हरिद्वार में कहा जाता है कि यहाँ पे विष्णु भगवान का चरण पड़े हैं, इसलिए इनका नाम भी हरिद्वार पड़ा है। और हरि चरण को स्पर्श करते हुए गंगा यहाँ से सागर तक जाती है, इसलिए यहाँ पे हरिद्वार का नाम पड़ा है। हरि का द्वार यहाँ पे है, कहा जाता है मोक्ष द्वार। सबसे पहला स्थान यहाँ का होता है हरि का चरण का मोक्ष पाना इंसान के लिए काफ़ी आस्था का होता है, महत्व होता है आस्था के लिए, इसलिए गंगा स्नान का महत्व यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिया जाता है। सुरक्षा का पूरा प्रबंध है। हमारा बाहर के जिले से भी फोर्स आए हैं, हमारे जिले का फोर्स भी लगे हैं। इसका अतिरिक्त पीएसी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स भी लगे हैं। सुरक्षा का दृष्टिगत जो है पूरी से इंतजाम है। कोविड के देखते हुए जो है हमने इसका पालन करने के लिए लगातार जो प्रचार हम कर रहे हैं, हमें विभिन्न पोस्टर के माध्यम से कर रहे हैं, बॉर्डर से भी इनका अवगत करा रहे हैं। इसका अतिरिक्त हमारा मास्क भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और चालान का कार्रवाई भी कर रहे हैं। मकर संक्रांति स्नान पर्व आज बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। लोगों का आवागमन काफ़ी मात्रा में अभी हो रहा है। फिलहाल जो है इस बार क्राउड कंट्रोल के साथ साथ कोविड कंट्रोल का भी प्रयास किया जा रहा है, तो लोगों का मास्क वितरण भी किया जा रहा है, मास्क इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी यथासंभव जो है कर रहे हैं, और सुरक्षा की दृष्टि में पूरा जो है तैयारी किया हुआ है। अभी हमारा एंटायर पुलिस फोर्सेस जो है कल से ही जो है ड्यूटी में है, सारे एरियाज़ का जो है डिटेल ढंग से जो है देख रहे हैं। अभी हम लोग भी इंस्पेक्शन करके देख रहे हैं, अभी तक सारे व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं। उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक पर्व मकर संक्रांति एवं गुगुतियां बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। वहीं खासकर पर्वतीय इलाकों में बाबर में विस्थापित हुए लोग भी अपनी लोक संस्कृति और परंपरा को आज भी उतनी ही शिद्दत के साथ जीवित रखते हुए नजर आए जितना ही सालों पहले से पहाड़ों की वादियों में मनाते थे। वहीं पहाड़ से तराई बाबर से बसे लोग आज के दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति दुदुतियां मनाते हैं। वहीं लोगों ने सुबह से ही अपने घरों में गुड़, तिल, आटा और सौंफ सहित अन्य सामग्री मिलाकर गुगुती तैयार की। वहीं गुगुतियां त्योहार में विशेष रूप से पकाए जाने वाले पकवानों को एक दिन पूर्व तैयार कर सुखाया जाता है और फिर मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर तला जाता है और भगवान को भोग चढ़ाकर खाया जाता है। वहीं कोवे को दिया जाता है। वहीं गुगुतियां त्योहार के पीछे चंद्रवंश के राजा कल्याण चंद्र के पुत्र की कहानी जुड़ी हुई है। ये जो उत्तरायणी पर्व है ये घुघुतिया के रूप में हमारे कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। कुमाऊं का ये लोक पर्व है घुघुतिया। इस दिन हमारे घर घर में जो है घुघुतिया बनाई जाती है। घुघुतिया में घुघुतिया बनते हैं, खजूर बनते हैं, तलवार बनती है, ढाल बनती है, डमरू बनते हैं, अनार बनते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें पकवान बनाए जाते हैं, बड़े बनते हैं। और इस जो है त्यौहार को हमारे कुमाऊं क्षेत्र में 2 दिन मनाया जाता है, सरयू पार और सरयू वार। संक्रांति के पहले दिन सरयू वार वाले मनाते हैं, संक्रांति के दिन जो है सरयू वार वाले। सरयू पार वाले जो हैं इसको संक्रांति के दिन बनाते हैं, संक्रांति के पहले दिन बनाते हैं और संक्रांति के दिन इसको प्रसाद स्वरूप मतलब कौवों को खिला के, गाय को खिलाने के बाद फिर इष्ट मित्रों को बांटते हैं। और सरयू वार वाले इसको संक्रांति के दिन बना करके उसके अगले दिन जो है इसको कौवों को खिला के प्रसाद स्वरूप और इष्ट मित्रों को बांटते हैं। 16 जनवरी को देश में वैक्सीन क्रांति शुरू होने जा रही है और ऐसे में उत्तराखंड के हरिद्वार में भी 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का काम सरकारी गाइडलाइन के साथ शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अपनी तमाम तैयारियों को पूरा कर चुका है। वहीं हरिद्वार देहात में वैक्सीनेशन को लेकर महकमे का क्या रोड मैप है, इस बाबत JK 24/7 न्यूज के संवाददाता जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया है। देखिए इनकी रिपोर्ट। आज मकर संक्रांति है और 16 जनवरी को वैक्सीन क्रांति शुरू होगी। भारत में सबसे बड़े मेगा प्लान की तैयारी पूरी कर ली गई है। हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन की, यानी कि कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन की पूरी खेप जो उत्तराखंड में पहुंच चुकी है और अब ये जिले और तहसील स्तर के अस्पतालों में जहाँ जहाँ सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पहुँचने का काम भी किया जा रहा है। हम मौजूद हैं लक्सर के स्वास्थ्य केंद्र पर, यहाँ भी बड़ा सेंटर बना गया है और खासतौर पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ दिखाएं, ये अंदर 2 कोल्ड चेन सेंटर बनाए गए हैं
हैं जहां देहात क्षेत्र में भी यहां से वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। समय रहते ये सब काम पूरा कर लिया गया है, अब केवल वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। डॉक्टर अनिल वर्मा से भी बात हुई थी तो वो साफ तौर पर बता रहे थे कि जितने भी प्रथम यानी कि फ्रंट लाइन कोरोना योद्धा हैं उन सबको पहले वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके बाद फिर 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का इसमें कहीं ना कहीं टारगेट पर रखा गया है। अब आने वाले दिनों में किस तरह से ये पूरा यानी कि जो कार्य योजना है इसे संपन्न कराया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो सब इसी में लगे हुए हैं। जसवीर सिंह, 24/7 कोविड-19 के चलते दून मेडिकल कॉलेज में वहां पर मरीज अस्पताल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसे लेकर डॉक्टरों को एक बार फिर चिंता सताने लगी है। दरअसल दून मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस की 10 नई मशीनें लगी हैं, लेकिन मशीनों को मरीजों का इंतजार है। वहीं डायलिसिस के विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश बसेरा ने कहा कि लोग डायलिसिस कराने अस्पताल नहीं आ रहे हैं, जबकि मरीजों को सभी सुविधाएं मुफ्त में दी जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें डायलिसिस मशीनों के लिए उन्हें स्टाफ की जरूरत है, जिसके लेकर उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र भी लिखा है। प्रिंसिपल साहब ने हम लोग को अभी स्टाफ हमारा अभी तो कम है 10 मशीनों के हिसाब से, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने शायद कुछ स्टाफ के रिक्रूटमेंट के लिए अभी इश्तेहार दिया है, तो वाले भी हम पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे स्टाफ। ये जो नई मशीन आई है इससे हमारे उत्तराखंड के खासकर आसपास के मरीजों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ 3 मशीनें हुआ करती थी, वो भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, 10 साल पुरानी थी। तो इन नई मशीनों के आने की वजह से हम लोग कम से कम मिनिमम 10 पेशेंट को डायलिसिस पर डे दे सकते हैं, वो भी एक ही शिफ्ट में। अगर हमारे पास पेशेंट बढ़ते हैं तो हम 2 शिफ्ट देंगे, तो हम कम से कम 2 शिफ्ट के हिसाब से 20 पेशेंट को पर डे कैटर कर सकते हैं। और ये डायलिसिस यूनिट जो है हमारी बिल्कुल सिक्योर और सेफ़ है कोविड नेगेटिव पेशेंट के लिए। हम लोग इसको लेते हैं और ये कोविड पॉजिटिव होने का कोई भी चांसेस नहीं, क्योंकि हमारा कोविड पॉजिटिव ब्लॉक अलग है और हमारी 2 मशीन कोविड पॉजिटिव के लिए रखी गई है, जिसको CKD की पेशेंट या जिनको ज़रूरत पड़ती है कोविड पॉजिटिव पेशेंट, उनको हम लोग ICU में मशीन से देते हैं। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपना दमखम भरने में लगे हुए हैं और इसी के मद्देनजर अपना कुनबा बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। वहीं UKD ने भी अपने कुनबे को बढ़ाने का काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने मोहन काला को UKD ज्वाइन कराई है। वहीं भट्ट ने कहा कि मोहन काला के पार्टी में आने से पार्टी आगे बढ़ेगी और 2022 में UKD निखर कर सामने आएगी। वहीं मोहन काला ने कहा कि वह समाज सेवा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह टिकट की दावेदारी नहीं करेंगे, बल्कि पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज जो हमारे काला जी यहाँ पर आए हैं, ये हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। आज आए हैं तो मुझे पता है इस मित्रता में भी कमी नहीं आनी और इस संगठन को सजाने और संवारने का बहुत जल्दी साथ मिलकर ठीक है। और अभी मैं ये घोषणा तो बहुत नहीं करना चाहता, लेकिन पार्लियामेंट की जो सीट हमारी पौड़ी की है उसमें 14 विधानसभाएं हैं, उनका नेतृत्व यही करेंगे। मतलब उस पूरे को ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रभारी उन 14 सीटों जो यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी की व्यवस्था बनी हुई है, उसको सुधारने आए हैं। उसके मैं उसका माध्यम बनूंगा। इतना समय क्यों लगा कोई रोडमैप है आपके पास उसका पार्टी को चुनने में? मैं राजनीति में आया 4-5 साल पहले हूँ। मैं बता रहा हूँ 2012 में मैं राजनीति में नहीं था। 2013 में जब आपदा आई थी, केदारनाथ की आपदा आई थी, 100 बच्चे जब मैंने वहाँ पे गोद दिए थे, लाखों की दवाइयाँ दी थी, पैसे भी मैंने वहाँ पे दिए थे। भाई थोड़ा नीचे लोग थे। इस समय मैं पार्टी में किसी पार्टी में नहीं आया था। 2013 के बाद में मेरा भ्रमण शुरू हुआ, मेरा लगातार भ्रमण शुरू हुआ। तब जाके 2016 में मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अगर बड़ा कार्य करना है तो मुझे राजनीति में आना पड़ेगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। राजनीति में बड़ी ताकत होती है, राजनीति में बड़ी ताकत होती है अगर करना चाहे तो।
वहीं किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए 15 जनवरी को कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व राज्यपाल का घेराव कर रहे हैं और वहीं ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। वहीं कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश ने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूरे देश भर में ये कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में शिष्टमंडल दल राज्यपाल से मुलाकात करेगा और किसानों के समर्थन में ज्ञापन देकर केंद्र सरकार से तत्काल कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग करेगा। बात करेंगे भारतीय किसान यूनियन टिकेत ने प्रशासनिक भवन में प्रेस वार्ता कर ऐलान करते हुए कहा कि आगामी 23 जनवरी को भारी लाव लश्कर के साथ गवर्नर हाउस का घेराव कर केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून का विरोध जताया जाएगा। वहीं किसानों ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा कृषि कानून के आदेशों से वे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि सरकार ने अपने ही लोगों के द्वारा बनाई गई कमेटी को खड़ा कर लिया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन टिकेत के गढ़वाल अध्यक्ष संजय चौधरी ने बताया कि 23 जनवरी को भारी संख्या में हरिद्वार क्षेत्र से किसान गवर्नर हाउस की तरफ कूच करेंगे और कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। जो दिल्ली के अंदर लगभग 50 दिन से किसान आंदोलन चला हुआ, ये जो कोरोना काल में सरकार ने 3 काले कानून पास किए थे उनको लेकर, तो ये हमारा वहाँ जो कमेटी है, कमेटी का निर्णय हुआ कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सभी कमिश्नर हाउस का घेराव करा जाएगा। तो उसी क्रम में हम यहाँ उत्तराखंड के किसान भी देहरादून कमिश्नर हाउस का घेराव करेंगे 23 जनवरी को। उसी के लिए आज ही हमने वहीं कृषि बिल के विरोध में दिनेशपुर गुरुद्वारा से किसान और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और जमकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं किसानों ने 26 जनवरी में होने वाली रैली के लिए भी जमकर हुंकार भरी और सभी किसानों से अपील की गई है कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर काले कानूनों के लिए अपना विरोध दर्ज करवाएं। वहीं कृषि बिल को लेकर पूरे प्रदेश में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। लक्सर के रामपुर रायगति गांव और उसके आसपास के गांव में आज उस समय हड़कंप मच गया जब 2 हाथी जंगल से निकलकर गांव की तरफ आते दिखाई दिए। वहीं हाथियों की आबादी की तरफ बढ़ते देख ग्रामीणों के होश उड़ गए। वहीं सूचना मिलते ही लक्सर और भीकमूरपुर की चौकी के पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे और ढोल नगाड़े बजाकर किसी तरह हाथियों को वापस जंगल की तरफ भेज दिया गया। अक्सर में पंजाबी समाज का प्रसिद्ध त्योहार लोहड़ी बड़ी ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर पंजाबी समाज के लोगों ने लोहड़ी की पूजा करते हुए गीत भी गाए, वहीं साथ ही देश की तरक्की सहित शांति व अमन की प्रार्थना भी की। वहीं लोहड़ी का ये त्योहार मध्य रात्रि तक जारी रहा। चारों ओर ढोल नगाड़ों की थाप पर पंजाबी समाज के लोग नाचते गाते हुए नजर आए। सुंदरी मुंदरी हो तेरा कौन बेचारा हो गीतों के साथ धर्मनगरी व लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया गया। सिख समुदाय के लोगों ने बुधवार को लोहड़ी के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ और श्रद्धा के साथ मनाया। वहीं सिख समुदाय के लिए लोहड़ी खास महत्व रखती है। इस मौके पर लोगों ने अपने घरों में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ लोहड़ी मनाई, तो वहीं कहीं सांझी लोहड़ी का आयोजन भी किया गया। इसके बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने जगह जगह खुशियां दी और लोहड़ी ढोल मंजीरा दा और गाकर समा बांधा। वहीं इस अवसर पर एडवोकेट सतीश दुबे ने कहा कि सभी समाज के साथ सब मिलजुल कर प्रति वर्ष लोहड़ी महोत्सव मना रहे हैं। वहीं लोहड़ी पर्व एकता व भाईचारे का संदेश समाज को देता है। रुड़की के कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इनके पास से 5000 से ऊपर के नकदी और सट्टे की पर्ची भी बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के शौकीन हरिद्वार रुड़की के राज मिस्त्री और पेंटर को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दोनों आरोपी लंबे समय से मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। ये अभी तक देहरादून व हरिद्वार से 12 मोटरसाइकिल चोरी कर चुके हैं। यहां दोनों आरोपी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और क्लीन मास्टर चाबियां बनाकर चोरी करते थे और उन्हें अपने गांव में जाकर बेचते थे। वहीं एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र रावत ने बताया कि आरोपियों के पास से 12 मोटरसाइकिल जो हैं बरामद किए गए हैं, जिनमें से 5 मोटरसाइकिल देहरादून के हैं और वहीं 7 मोटरसाइकिल हरिद्वार से चोरी किए गए हैं। वहीं फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।